बेटा आज हम लोग क्या सीखेंगे? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन क्या होता है बेटा? एक सिंपल सा वर्ड पहले हम समझेंगे। वर्ड पोलराइजेशन क्या है बेटा? एक सिंपल सा वर्ड है जिसे कहते हैं पोलराइज करना। पोलराइज करना मतलब एक एग्जांपल से कंसीडर कीजिए बेटा। मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर क्या भरा हुआ है बेटा? एक सॉल्ट है। एक सॉल्ट हमने लिया, कोई भी सॉल्ट ले लेते हैं, मान लीजिए NaCl। उसका हमने सॉल्यूशन लिया तो क्या होगा बेटा? वो सॉल्यूशन आयोनाइज्ड फॉर्म में होगा। आयंस कैसे होंगे? मिक्स होंगे। तो ये पूरा कंटेनर क्या होगा बेटा? आयोनाइज्ड फॉर्म में होगा। और कंटेनर पूरा न्यूट्रल है, लेकिन कहीं भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कोई एक्यूमुलेशन यहां पर नहीं होगा बेटा। लेकिन अगर हम यहां पर एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दें, इलेक्ट्रोलाइट तो ये खुद है ही, यहां इलेक्ट्रोड डाल दें बेटा। इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव, देन व्हाट हैपन? देन positive charge move towards negative electrode and negative charge move towards पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? इसका ये मतलब हुआ कि जो चार्ज पूरा मिक्स था वो क्या हो गया? एक एंड पर चला गया। मतलब पॉजिटिव अलग हो गया, नेगेटिव अलग हो गया। यही फिनोमेना क्या है बेटा? पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का पोलराइजेशन करना। अब हम सोचेंगे बेटा लाइट को कैसे पोलराइज करेंगे। तो लाइट क्या दो चीजों से मिलकर बनी हुई है? हाँ, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ वाइब्रेशन। वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन एंड अनदर इज कॉल्ड मैग्नेटिक वाइब्रेशन। इफ वी रेस्ट्रिक्ट एनी वाइब्रेशन, हम किसी वाइब्रेशन को रोक दें, कैसे रोकेंगे बेटा? उसके मेथड देखेंगे हम, वेरियस मेथड ऑफ पोलराइजिंग द लाइट। अगर हम एक वाइब्रेशन को रोक दें तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा बेटा, तो बन जाएगा पोलराइज्ड लाइट। ठीक है। तो बेटा पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट इज अ फिनोमेना। हम क्या कहेंगे? इट इज अ फिनोमेना of restricting the vibration. It is a phenomena of restricting the vibration of electric vector or magnetic vector, electric vector or magnetic vector in the direction perpendicular with the direction of wave propagation. wave propagation का मतलब होता है बेटा वेव का चलना। जब वेव चलती है, इस पार्ट को क्या कहते हैं? प्रोपेगेशन। इस सिस्टम को क्या कहते हैं? प्रोपेगेशन। जब वेव ट्रेवल करती है तो जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है बेटा, उस डायरेक्शन में वेव को किसी एक वाइब्रेशन को, आइदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, एक वाइब्रेशन को रोक देना, दैट इज कॉल्ड वेव प्रोपेगेशन। तो कैसे होता है बेटा वेव प्रोपेगेशन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो वाइब्रेशन है। इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन, these are the vibration which is vertical vibration and these are the horizontal vibration. horizontal vibration हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ा था बेटा। दो तरह के वाइब्रेशन, दोनों आपस में परपेंडिकुलर। अब यहां पर हम क्या करेंगे? रास्ते में एक ऐसा मटेरियल लगा देंगे जिसे कहते हैं पोलराइजर। पोलराइजर बेसिकली एक मटेरियल है बेटा जिसमें जो एटम्स होते हैं, जिसमें जो मटेरियल के एटम्स हैं, दे आर अरेंज्ड इन अ प्लेन स्ट्रक्चर में अरेंज्ड है, प्लेन शेप में अरेंज्ड है, प्लेनर अरेंजमेंट उनके अंदर है। तो ये क्या बना लेते हैं बेटा? ये एटम सभी मिलकर एक प्लेनर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे कि आप समझिए एक बुक होती है, बुक के बहुत सारे पेजेस हैं, ठीक है? तो जैसे पेज हैं ऐसे ही उस पेज की तरह एटम अरेंज्ड होंगे। जैसे मेरा हाथ दिख रहा है बेटा, बीच में क्या हो गया? गैप बने हुए हैं, ठीक है? गैप बने हुए हैं। तो यहां से जब इलेक्ट्रिक वेक्टर आएगा, इधर से इलेक्ट्रिक आएगा, रुक जाएगा, हॉरिजॉन्टल वाला रुक जाएगा, और जो वर्टिकल वाला है बेटा वो क्या हो जाएगा? पास आउट हो जाएगा। तो इसी तरह से यहां पर जब लाइट निकलेगी बेटा, तो एक वाइब्रेशन यहां से निकल जाएगा और दूसरा वाइब्रेशन यहां से रुक जाएगा। इस लाइट को, जिसमें दोनों वाइब्रेशन है, इसे कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। इसे कहते हैं बेटा पोलराइज्ड लाइट। और जिसमें केवल एक सिंगल वाइब्रेशन है जो बच गया है,
इसे कहेंगे, दिस इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट एंड दिस इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट, और जो मटेरियल ऐसा करेगा बेटा उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पोलराइजर। पोलराइजर, इसको पोलराइजर कहते हैं बेटा। अब ये तो हो गया फिनोमेना क्या, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन क्या होता है, रेस्ट्रिक्टिंग द फिनोमेना ऑफ वाइब्रेशन। अब कितने तरह से पोलराइजेशन होता है, कितने तरह से पोलराइजेशन होता है। अब बेटा हम लोग यहां पर देखेंगे कि पोलराइजेशन कैसे होता है। देखिए पोलराइजेशन वैसे तो बहुत सारे तरीके से होता है बेटा, लेकिन हमारे सिलेबस में 3 तरह से पोलराइजेशन होता है। सबसे पहला पार्ट है बाय द यूज ऑफ पोलरॉइड। एक पोलरॉइड का यूज करके पोलराइजेशन हो सकता है। पोलरॉइड का यूज करके पोलराइजेशन होता है बेटा एक तो। और इसमें क्या होता है बेटा, ये हमने बात यहां पर डिस्कस कर ली है कि एटम्स का अरेंजमेंट इन दिस मटीरियल, इन दीज मटीरियल द प्लेन ऑफ एटम्स इज अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। प्लेन जो है वो पैरेलल अरेंजमेंट होता है बेटा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हाइब्रिडाइजेशन, sp3 sp2, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टागोनल, तो प्लेनर अरेंजमेंट होता है यहां पर, प्लेनर। सो द लाइट पासिंग थ्रू द प्लेन, जो प्लेन के थ्रू होती है लाइट, पासिंग थ्रू द प्लेन इज पोलराइज्ड। वो लाइट पोलराइज्ड हो जाएगी जो प्लेन के थ्रू जाएगी, एंड परपेंडिकुलर टू इट इज गेट अनपोलराइज्ड। अनपोलराइज्ड मतलब, या फिर इसे हम रेस्ट्रिक्ट भी कह देते हैं, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी बेटा, वो लाइट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी हमारी। तो ये एक तरीका है पोलराइज करने का। इसके 2 एग्जांपल हम लिख सकते हैं बेटा। एक एग्जांपल लिख सकते हैं निकोल प्रिज्म, और इसका सेकेंड एग्जांपल होता है बेटा टूरमेलीन क्रिस्टल। इसके 2 एग्जांपल हमारे पास है, निकोल प्रिज्म और टूरमेलीन क्रिस्टल। ये आपका पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है बेटा, दूसरा तरीका है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। स्कैटरिंग से भी पोलराइजेशन होती है बेटा, स्कैटरिंग से भी पोलराइजेशन होती है। तो बेटा सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। तो जब लाइट स्कैटर्ड होती है बेटा, देखिए समझिए इस बात को, हम लोगों ने सीखा था जब लाइट स्कैटर्ड होगी, यानी इट हैज टू पास थ्रू ए मीडियम, जब ये किसी मीडियम से निकलकर जाएगी तो स्कैटरिंग मतलब लाइट एब्जॉर्ब होगी, इस मीडियम से लाइट एब्जॉर्ब होगी, तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में एब्जॉर्ब नहीं होगी। इन एवरी डायरेक्शन द लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द मीडियम। whenever we observe the light in the direction perpendicular with the direction of wave propagation, अगर हम इस लाइट को परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, जो स्कैटर्ड लाइट है उसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन से स्टडी करें, तो हमारे पास क्या फिनोमेना आता है कि ये जो स्कैटर्ड लाइट है बेटा, ये हमारी लाइट अनपोलराइज्ड है, ये जो स्कैटर्ड लाइट है ये 100% पोलराइज्ड होती है। तो इस फिनोमेना को ही क्या कहते हैं, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। तो क्या होता है बेटा, यहां पर लिख लेंगे, इन दिस फिनोमेना whenever light passes through a medium, जब लाइट बेटा मीडियम से पास होती है, then it get scattered. When the scattered light is observed in the direction perpendicular to, किस डायरेक्शन से ऑब्जर्व करें बेटा, परपेंडिकुलर टू
वेव प्रोपेगेशन, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन से वेव को ऑब्जर्व करें, इट इज फाउंड टू बी 100% polarized, and this phenomena is called polarization by scattering. इससे ज्यादा बेटा इसके अंदर कुछ नहीं करना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है बेटा। चलिए बेटा, तो अब हम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, कैसे पोलराइजेशन होता है। पहला पार्ट हमने देखा बाय द यूज ऑफ पोलरॉइड, दूसरा पार्ट हमने देखा बेटा बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नाउ अब हमारे पास बेटा तीसरा पार्ट है बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन से भी लाइट पोलराइज्ड होती है। मान लीजिए हमारे पास एक मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मीडियम मान लेते हैं बेटा, एयर ऊपर है, एयर से एक लाइट आती है जो कि 100% अनपोलराइज्ड है। 100% अनपोलराइज्ड है, इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है यहां दोनों वाइब्रेशन लाइट के होंगे, दोनों वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों होंगे। तो हम क्या देखते हैं बेटा, जब ये लाइट किसी मीडियम में एंटर करती है तो ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, मैं नाम दे देता हूं इसे AOB, ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है बेटा ये ऑलवेज अनपोलराइज्ड होती है। अनपोलराइज्ड मतलब इसमें कोई पोलराइजेशन नहीं होता। लेकिन जब हम रिफ्लेक्टेड लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, OC रिफ्लेक्टेड लाइट को ऑब्जर्व करते हैं बेटा, तो क्या देखने को मिलता है, रिफ्लेक्टेड लाइट पार्शियली पोलराइज्ड होती है। पार्शियली मतलब कुछ होती है कुछ नहीं होती है, ठीक है। तो अब क्या करें जी, हमें तो 100% पोलराइज चाहिए, तो क्या करें बेटा, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को सेट करते हैं, इसे बढ़ाते चले जाएंगे, एक एंगल ऐसा आएगा जिसे हम कहेंगे पोलराइजिंग एंगल, एक खास एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज कॉल्ड पोलराइजिंग एंगल। दैट पोलराइजिंग एंगल शोज दैट द रिफ्लेक्टेड लाइट OC get 100% polarized, ये 100% पोलराइज्ड हो गई, ये लाइट 100% क्या हो गई बेटा, पोलराइज्ड हो गई। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन बाय, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं बेटा, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन कहते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट 100% पोलराइज्ड हो गई, ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल पर। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। लिखेंगे बेटा, इसे लिखेंगे, ठीक है बेटा। अब इस बात को आगे बढ़ाएंगे बेटा, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। देखिए यहां पर फिगर पर कंसंट्रेट कीजिए बेटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये भी होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस I, क्योंकि लाइट 100% पोलराइज्ड हो गई। नाउ I इज नोन एज IP इज कॉल्ड पोलराइजिंग एंगल। इस एंगल को क्या कहते हैं बेटा, पोलराइजिंग एंगल। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कि कितने एंगल पर लाइट पोलराइज्ड होती है, किसी मीडियम पर ये कैसे डिपेंड करती है बेटा। तो इसको हम कंसंट्रेट करेंगे, देखिए फिगर में समझिए, ये एंगल IP हो गया, ये एंगल कितना है बेटा, R है, ये एंगल R है। और एक छोटी सी बात याद रखना, जब भी लाइट पोलराइज्ड होगी हमेशा बेटा ये रिफ्लेक्टेड बीम और ये रिफ्रैक्टेड बीम दोनों कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती हैं। यहां हम क्या देखेंगे बेटा, इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है बेटा, OB, एंड रिफ्लेक्टेड रे that is OC are, whenever it is observed that whenever reflected ray and refracted ray are perpendicular to each other, the phenomena of 100% polarization takes place, या उल्टा भी कह सकते हैं बेटा, जब ये पोलराइज्ड होती है तो ये 100% पोलराइज्ड होती है, तो ये दोनों रेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है। तो ये एंगल आपका हो गया 90 डिग्री। अब देखिए एक छोटा सा रूल हम लोग बनाएंगे बेटा, IP प्लस
90 इज प्लस आर, आईपी प्लस 90 प्लस आर इक्वल टू कितना होगा बेटा 180 डिग्री। ये तीनों मिलाकर कितने होंगे बेटा 180 डिग्री होंगे। तो यहां से आईपी प्लस आर कम्स आउट टू बी 180, आर इज इक्वल टू 180 माइनस आईपी। ठीक है बेटा, तो हमने यहां पर आई आर की वैल्यू निकाल ली, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू निकाल ली बेटा हमने यहां पर। आईपी यहां पोलराइजिंग एंगल है, ये हमें पता है बेटा। यहां पर इसको हटा देते हैं। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अगर हम स्नेल्स लॉ की बात करें तो क्या कहता है स्नेल्स लॉ, म्यू ए इंटू साइन आईपी म्यू मीडियम इंटू साइन आर। वैल्यू डाल देंगे बेटा यहां पर, साइन आईपी अपॉन साइन आर, म्यू मीडियम अपॉन म्यू ए, साइन आईपी अपॉन साइन आर, आर की वैल्यू 90 माइनस आईपी इज इक्वल टू म्यू मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर। साइन 90 माइनस आईपी इज इक्वल टू कॉस आईपी, दैट इज म्यू मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर, दैट कम्स आउट टू बी 10 आईपी। 10 आईपी इज इक्वल टू म्यू मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर। इसका मतलब बेटा अगर हमें मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो हम उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से उस मीडियम का पोलराइजिंग एंगल निकाल लेंगे, जिससे रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट क्या करती है बेटा 100% पोलराइज्ड होती है। इस रूल को, ये जो रूल आया है बेटा, ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्रूस्टर लॉ कहते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे ब्रूस्टर लॉ क्या है तो यही हम लिख देंगे ब्रूस्टर लॉ, और इसी को ही लास्ट में लिख लो, दिस इज कॉल्ड ब्रूस्टर लॉ। दिस इज कॉल्ड बेटा ब्रूस्टर लॉ। ठीक है बेटा, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, अब हम लोग एक इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड मेलस लॉ। एक साइंटिस्ट थे बेटा जिनका नाम था मेलस, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ दिया पोलराइजेशन ऑफ लाइट से रिलेटेड, जिसे हम मेलस लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं मेलस अपनी बात में, मेलस कहते हैं बेटा कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट जिसमें दोनों वाइब्रेशन है, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी, हमने यहां पर एक क्या रख दिया, पोलराइजर रख दिया बेटा, पोलराइजर रख दिया। तो जिस प्लेन से वाइब्रेशन पास होंगे वो लाइट पोलराइज्ड हो जाएगी, यहां से लाइट पोलराइज्ड हो जाएगी बेटा। ये जो वर्टिकल प्लेन्स हैं इनसे लाइट पास हो जाएगी, और जो हॉरिजॉन्टल वाला वाइब्रेशन है वो एक्चुअल में बेटा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि वाइब्रेशन उस प्लेन से पास नहीं होंगे। ठीक है बेटा, लेकिन ये जो लाइट है जिसे हम कहेंगे पोलराइज्ड लाइट, इस पोलराइज्ड लाइट और इस अनपोलराइज्ड लाइट को हम नेकेड आई से बहुत ज्यादा बेटर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हाँ, इसकी ग्लेयर कम होती है, चमक कम होती है बेटा, ये बात तो ठीक है, चमक कम होती है, लेकिन वैसे आप इसकी इमेज फॉर्मेशन में, ब्राइटनेस में बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते। तो हमें कैसे पता चलेगा लाइट पोलराइज्ड हुई या नहीं हुई, इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, एक नए मटेरियल का यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एनालाइजर। एनालाइजर एक पोलराइजर ही होता है बेटा, यही एक मटेरियल है, लेकिन इसको क्योंकि ये पोलराइजेशन को आइडेंटिफाई कर रहा है बेटा, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज ए एनालाइजर। तो एक एनालाइजर यहां पर यूज करेंगे बेटा हम, जो कि एक पोलराइजर ही होता है। और ध्यान रखिए बेटा, इसका जो प्लेन है वो इसके परपेंडिकुलर ले लेंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, मान लीजिए यहां वर्टिकल प्लेन्स हैं, तो ये वर्टिकल वाला वाइब्रेशन यहां से पास हो जाएगा, और यहां जो वाइब्रेशंस बचेंगे वो वर्टिकल वाइब्रेशन बचेंगे। अब इसे हमने रख दिया हॉरिजॉन्टल, जानबूझकर हॉरिजॉन्टल रख दिया। तो अब क्या होगा बेटा, यहां से जो लाइट पास होगी, क्या उसकी इंटेंसिटी में कोई फर्क आएगा, क्या उसकी इंटेंसिटी कुछ होगी? आंसर है हाँ, बिल्कुल फर्क आएगा। जो ये रोकेगा वो यहां पास नहीं होगी, और ये रोक देगा वर्टिकल को, और हॉरिजॉन्टल वाले तो पहले ही रुक चुके हैं। इसका मतलब यहां जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी बेटा, जीरो होगी, वो जीरो इंटेंसिटी की लाइट होगी। दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ
लाइट पासिंग थ्रू एनालाइजर। तो यहां पर जीरो इंटेंसिटी की लाइट पास होगी, इसे हम बोलते हैं एनालाइजर, और ये हमारी लाइट एनालाइज हो गई कि ये 100% पोलराइज है, ये लाइट 100% पोलराइज्ड है बेटा। अब मेलस क्या कहते हैं, देखिए मेलस यहां पर कुछ बातें बताते हैं आपको। क्या बातें बताते हैं कि जरूरी थोड़ा ना ऑलवेज ये इसके परपेंडिकुलर ही होगा, नहीं, कितने भी एंगल पर हो सकता है। मान लीजिए ये एक एनालाइजर है, नहीं ये एक पोलराइजर है, इसके वर्टिकल प्लेन है, और ये एक एनालाइजर है बेटा, ये एक एनालाइजर है, और इसके हमने जो प्लेन ले लिए वो थीटा एंगल पर लिया। हमने एनालाइजर और पोलराइजर के बीच में एंगल ले लिया थीटा। यहां से इंटेंसिटी जो लाइट की पास होगी, अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी अगर आई नॉट है, तो याद रखिए बेटा कितनी इंटेंसिटी यहां पर पास होगी, आधी, क्योंकि एक वाइब्रेशन रुक चुका है, एक वाइब्रेशन रुक गया, इंटेंसिटी हो गई आई नॉट बाय 2। आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, आई नॉट बाय 2 इज द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ये तो रूल सिंपल है, लेकिन यहां एनालाइजर से जो लाइट पास होगी उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, इसके लिए मेलस एक लॉ बताते हैं बेटा। लॉ क्रिएट किया, अकॉर्डिंग टू मेलस लॉ द इंटेंसिटी of light, the intensity of light passing through analyzer is directly proportional to the square of cosine angle between एनालाइजर एंड पोलराइजर। एनालाइजर और पोलराइजर के बीच में, एनालाइजर और पोलराइजर के बीच में जो एंगल होगा बेटा, उस एंगल की स्क्वायर ऑफ कोसाइन के बराबर होगा, बराबर नहीं प्रोपोर्शनल होगा, क्या, इंटेंसिटी दैट इज पासिंग थ्रू एनालाइजर। सो हम क्या कहेंगे बेटा, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा, आई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आई नॉट क्या है यहां पर, आई नॉट है इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। कभी कभी बेटा इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख देते हैं, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो याद रखेंगे ये आई नॉट क्या होगी फिर, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट। तो ये न्यूमेरिकल में स्पेशली देखेंगे पोलराइज्ड दी हुई है या अनपोलराइज्ड दी हुई है, यहां इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट आएगी बेटा, पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो पोलराइज्ड लाइट आई नॉट बाय 2 है या आई है, दैट इज कॉल्ड मेलस लॉ। इससे अकॉर्डिंग हम निकालेंगे कितनी इंटेंसिटी यहां से पास होगी बेटा। ठीक है, चलिए बेटा, तो अब मेलस लॉ पर एक क्वेश्चन देखते हैं, कैसे क्वेश्चन इस पर आता है। सिंपल क्वेश्चन है, टू पोलरॉइड P1 एंड P2 आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो पोलरॉइड है बेटा, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे वैसे हम करेंगे। दो पोलरॉइड हैं, इनके नाम रख देते हैं हम लोग P1 और P2। P1 और P2 परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, तो एक में वर्टिकल प्लेन बना देंगे, एक में हॉरिजॉन्टल। दोनों परपेंडिकुलर है। हम जानते हैं जब यहां से एक अनपोलराइज्ड लाइट आएगी बेटा, तो उस लाइट का क्या होगा, यहां से कोई लाइट इंटेंसिटी पास नहीं होगी, एनालाइजर से कोई इंटेंसिटी ऑफ लाइट पास नहीं होगी। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक थर्ड पोलरॉइड है P3, एक P3 ऐसा ही तीसरा पोलरॉइड प्लेस्ड बिटवीन P1 एंड P2 एट एन एंगल 60 डिग्री विद P1। यहां बेटा हमने एक तीसरा पोलरॉइड रख दिया P3, कितना एंगल बना रहा है ये,
P1 के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है. नाउ what is the intensity of light passing through P1, P2 and P3 और अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी कितनी है बेटा? I नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये I नॉट है बेटा. ठीक है, I नॉट इंटेंसिटी इसकी होगी. तो क्या करेंगे बेटा? देखिए हम लोग जानते हैं जब पोलराइज करता है लाइट तो क्या होता है बेटा, उस समय इंटेंसिटी आधी हो जाती है पहले पोलराइजर से. तो यहां से जो I1 होगा, I1 इज सिंपली I नॉट बाय 2, आधा हो जाएगा क्योंकि एक वाइब्रेशन रुक जाएगा. नाउ सेकेंड जो इंटेंसिटी होगी बेटा I2 और थर्ड इंटेंसिटी होगी I3. ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा थीटा पर. मेलस लॉ आपको बताएगा. दूसरे पोलरॉइड के लिए फॉर P2 के लिए बेटा I2 इज इक्वल टू I1 cos स्क्वायर थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन P1 एंड P3. एक्चुअली P2 नहीं कर रहे हैं, P3 कर रहे हैं थर्ड के लिए, क्योंकि पहले थर्ड आ गया बाद में सेकंड आएगा. तो यहां से I2 इज इक्वल टू I1 हमने निकाल लिया बेटा I नॉट बाय 2 cos स्क्वायर 60. cos 60 की वैल्यू हम जानते हैं 1/2 होल स्क्वायर. आंसर आएगा 1/8. I2 की वैल्यू आ गई बेटा 1/8. अब हम किसकी बात करेंगे? तीसरे पोलरॉइड की बात करेंगे फॉर P2 जो थर्ड वन है इसकी बात करेंगे. इससे इंटेंसिटी निकलेगी I3. I2 cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, क्योंकि जितना एंगल ये फर्स्ट के साथ बनाएगा इसके साथ ये कितना बनाएगा बेटा? 90 माइनस थीटा एंगल बनाएगा. तो I2 की वैल्यू I नॉट बाय 8 cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज 60 माइनस 90 माइनस 60 is 30 degree. So answer is I नॉट by 8 cos 30 root 3 by 2 square. So ये आ जाएगा बेटा 3I नॉट by 32. 3I नॉट by 32 is the intensity that is passing through I3. ठीक है बेटा. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे बेटा. ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने अभी किया इसी का ही एक पार्ट है. पार्ट क्या है इसका? सेकंड फॉर्मेट है, उल्टा करके करेंगे बेटा और कुछ नई बातें इसमें सीखेंगे. दो पोलरॉइड है P1 P2 90 डिग्री एंगल पर है. इनके बीच में तीसरा पोलरॉइड रख दिया एट एन एंगल थीटा. अभी हमें एंगल नहीं बताया बेटा, थीटा एंगल पर उस पोलरॉइड को हमने रख दिया. व्हाट इज the value of theta? What is the value of theta so that the intensity passing through I3 passing through P2, ये जो फाइनल पोलराइजर है that is I3 is maximum. तो हमें देखना यह है बेटा, यहां से जो इंटेंसिटी निकलेगी वो कैसी निकलनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए. तो हमें क्या निकालना है बेटा? हमें निकालना है कितने एंगल पर इसको रखें. अब हम इसको 6 थीटा एंगल पर मान लेते हैं बेटा. आप लोग जानते हैं I1 इज इक्वल टू कितना होगा? I नॉट बाय 2, ये तो हमें पता है. I2 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? I1 cos स्क्वायर थीटा, दैट इज I नॉट बाय 2 cos स्क्वायर थीटा. और I3 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? I3 की वैल्यू होगी I2 cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा. I2 की वैल्यू डाल देते हैं बेटा यहां से. ये जो I2 की वैल्यू आई है हमारे पास I नॉट बाय 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज sin स्क्वायर थीटा. इसको आप लिखिए बेटा I नॉट बाय 2 4/4 cos square theta into sin square theta, that will converted into I naught by 8 2 sin theta cos theta का whole square, that will be I naught by 8 sin
2 थीटा का होल स्क्वायर, आई नॉट बाय 8 साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। दिस इज द इंटेंसिटी विच इज पासिंग थ्रू द पोलरॉइड P3। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है बेटा। इफ I3 is to be maximum, so sine 2 theta must be maximum, that is equal to 1. So theta is equal to 45, theta is equal to 90, theta equal to 45 डिग्री। यानी अगर आप 45 डिग्री पर इसे रखेंगे बेटा तो आपके पास क्या आएगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगा। ठीक है, अगर हम थीटा को एक कंटिन्यूअस वेरिएशन में रखें, मान लो शुरू में 0 रखें, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 डिग्री बढ़ाते जाएं 0 से 90 तक, तो इंटेंसिटी का एक वेरिएशन आता है बेटा। उसके ग्राफ को स्टडी करेंगे, ग्राफ भी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेते हैं कैसे इंटेंसिटी का ग्राफ यहां पर आएगा। तो जरा समझिए कैसे इंटेंसिटी का ग्राफ यहां पर आने वाला है बेटा। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, रिलेशन हमारे पास है आई नॉट बाय 8 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से जो रिलेशन आएगा बेटा, अगर ये 0 एंगल पर हो तो इंटेंसिटी 0 होगी, पाई बाय 2 एंगल नहीं, पाई बाय 4 एंगल पर जाकर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। अभी हमने प्रूफ करा, पाई बाय 4 एंगल पर जाकर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, पाई बाय 4 एंगल पर जाकर। उसके बाद जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाएंगे 90 एंगल कर देंगे बेटा। 90 एंगल होते ही ये तो इंटेंसिटी पास करेगा ही नहीं, जब ये इंटेंसिटी पास नहीं करेगा तो यहां से भी 0 हो जाएगी, ये आंसर आ जाएगा 0। ठीक है बेटा। उसके बाद अगर हम एंगल और बढ़ाएंगे तो दोबारा से ये पाई एंगल पर होगा बेटा, यहां पर पाई बाय 2 पर होगा, और यहां एंगल होगा 2 पाई बाय, यहां आ गया आपका एंगल बेटा दिस, फिर इंटेंसिटी बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, पूरा एक एंगल हो जाएगा 2 पाई, पूरा एक एंगल हो जाएगा बेटा 2 पाई। दिस इज 3 पाई बाय 4, this is 2 pi by 2, that is pi, and this is 5 pi by 1 2 3 4 5, 5 pi by 4। तो इस तरह से बेटा एंगल्स बनते चले जाएंगे जिससे इंटेंसिटी चेंज होती चली जाएगी। ठीक है बेटा, तो इंटेंसिटी इस तरह से यहां पर चेंज होगी, वेरिएशन। ये एंगल आप यहां फिल करके देखते चले जाएंगे, अलग अलग एंगल अलग अलग बार आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कॉपी करेंगे बेटा और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अब बेटा हमारे पास तीसरा पार्ट इसका आता है, या लास्ट सेक्शन आता है कि हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्यों करते हैं, क्या जरूरत होती है बेटा हमें इसको करने की। तो हमें कुछ जगह इसका एडवांटेज मिलता है बेटा। कहां कहां एडवांटेज मिलता है, देखिए हम जानते हैं जो सनलाइट है वो बहुत ज्यादा ग्लेयर लाइट होती है। ग्लेयर लाइट मतलब हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं, हमारी आंखें इस तरह से हो जाती हैं बेटा। क्यों? क्योंकि हमारी चमक बहुत ज्यादा आती है। तो उस चमक को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, पोलराइजेशन का यूज करते हैं इन जनरल। और भी बहुत सारे फिनोमेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, जो फोटोग्राफिक कैमरे होते हैं आपके, जो लाइट में, डे लाइट में कैमरा होता है आपका, उसके लेंस में बहुत ज्यादा लाइट एंटर ना हो तो हम क्या लगा देते हैं बेटा, फिल्टर लगा देते हैं, पोलराइड फिल्टर लगा देते हैं। तो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ, या व्हाट आर द यूजेस ऑफ पोलराइज्ड या पोलराइजेशन। पहला होता है बेटा कैमरा फिल्टर, कैमरे के फिल्टर में लगाते हैं। एक शीट होती है बेटा पोलराइड, ये आप कार की विंड स्क्रीन पर भी देखते हैं, जो आपके कार की सामने वाला बड़ा शीशा है, जिससे जो अपोजिट साइड में गाड़ी आ रही है उसकी जो लाइट आएगी बेटा वो आपकी आंख पर सीधे ना पड़कर पोलराइड होकर पड़ेगी, तो उससे चमक कम आएगी और सेफ्टी मेजरमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है। तो विंड स्क्रीन पर भी ये कार के लिए यूज हो जाती है, और एरोप्लेन में यूज होती है बेटा, खिड़कियां जो होती हैं एरोप्लेन की, क्योंकि सनलाइट बहुत तेज आती है वहां से, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जिससे हमें बाहर का व्यू अच्छा दिखाई दे। तो एरोप्लेन में सन ग्लासेस में जो धूप के चश्मे होते हैं बेटा, जब हम बाहर घूमने जाते हैं तो सन व्यूज को कंट्रोल करने के लिए या जब उसको मोर क्लियर करने के लिए हम सन ग्लासेस का यूज करते हैं। एलसीडी पैनल, एलसीडी पैनल आप जानते हैं बेटा, एलईडी और एलसीडी दो पैनल होते हैं। एलईडी इज कॉल्ड लिक्विड, एलसीडी इज कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले किसका यूज करता है बेटा, पोलराइजेशन ऑफ लाइट का यूज करता है। फोटो इलेक्ट्रिसिटी, ये फोटो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग आगे पढ़ेंगे जाकर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वहां भी पोलराइजेशन का यूज होगा। और लास्ट होता है बेटा 3D मूवीज। 3D मूवीज में क्या होता है बेटा, 3D मूवीज में
क्या होता है, आप कभी अगर 3D सिनेमा में जाएं बेटा, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं आपको, एक सिंगल कैमरा नहीं होता। जो नॉर्मल 2D मूवी होती है, एक सिंगल प्रोजेक्टर होता है बेटा। वो सामने स्क्रीन होगी बड़ी सी, आपके पीछे एक प्रोजेक्टर होगा, वो पीछे से प्रोजेक्टर स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करेगा 2D में। 3D में क्या होता है बेटा, दो प्रोजेक्टर होते हैं, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से। एक्चुअल में वो दोनों परपेंडिकुलर पोलराइज लाइट देते हैं, दोनों से पोलराइज लाइट आ रही है, उधर से भी इधर से भी। एक में आ रही है वर्टिकल पोलराइज, एक में आ रही है हॉरिजॉन्टल पोलराइज। दोनों अलग अलग इमेज बनाती हैं, एक रेड आई लेफ्ट आई के लिए, एक राइट आई के लिए, जिससे हमारी आंख दो अलग अलग इमेज देखें और ब्रेन कंफ्यूज हो जाए कि 3D इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, इसकी हेल्प करता है बेटा कौन, पोलराइजर। पोलराइजर इसकी हेल्प करेगा। जब हम चश्मे लगाते हैं तो चश्मा लगाकर आप उस लाइट को डिटेक्ट कर पाते हैं बेटा। ठीक है, तो ये आपके कुछ यूजेस हो गए, इसे आप बुक से डिटेल में पढ़ेंगे। आपके पास जो भी कोई अच्छी बुक हो उससे आप डिटेल में इनके यूजेस पढ़िए। एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यूजेस इनके ज्यादा है, बस नाम याद रखिए कहां कहां यूज होते हैं। डिटेल में जाने की कोई जरूरत खास नहीं पड़ती है, कर लें तो अच्छा है, नहीं करें तो कोई बात नहीं। तो ये बेटा हमारा पोलराइजेशन पार्ट था, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे इसकी, और इस टॉपिक को आगे आप डिस्कस कर सकते हैं जब आप चाहें। ठीक है बेटा, आज के लिए